नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की, तेलंगाना में फेल हुए ऑपरेशन लोटस की, बात करेंगे कोर्ट से आजम को मिली सजा की, नोट पर देवी देवताओं के फोटो की मांग पर मचे घमासान की, जानेंगे बिना ऑपरेशन के सिंगापुर से क्यों लौटे लालू और गुजरात चुनाव में किन मुद्दों पर घिरती दिख रही है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जेएनयू के जलवे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद एक्शन में सरकार, 900 अधिकारियों के लिए ट्रांसफर, लंबे समय से एक ही जगह पर जमे थे अधिकारी। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को भेजा नोटिस, मतदाता सूची में बदलाव पर मांगा जवाब। अखिलेश ने हर विधानसभा सीट पर 20,000 यादव मुस्लिम वोट घटाने का किया था दावा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 56 रन से हराया। रोहित, विराट, सूर्य कुमार ने बनाया अर्धशतक। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 213 अंकों की तेजी के साथ 59,757 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 81 अंकों की तेजी के साथ 17,737 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई। 50वें दिन की यात्रा तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से शुरू हुई। यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी एक नए जोश और नए अंदाज में नजर आए। दीपावली और मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को 3 दिन का विराम दिया गया था, जिसके बाद आज से यात्रा आगे की सफर की ओर निकल पड़ी है। ये तस्वीरें आज की यात्रा की हैं। राहुल के इस अंदाज ने 50वें दिन की यात्रा में शामिल सभी लोगों का दिल जीत लिया। आज भी यात्रा में जबरदस्त भीड़ नजर आई। राहुल का ये रूप देखकर आज हर कोई हैरान था। लोगों को लग रहा था कि वो उनमें से एक ही हैं। गले में ढोल डालकर बजाने में राहुल गांधी को भी काफी मजा आ रहा था। ढोल की इस थाप से राहुल गांधी ने देश की समस्याओं की तरफ मोदी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। बीजेपी सरकार को जगाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और देश में बढ़ती नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। आज की यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के 50वें दिन की शुरुआत मक्तल में सुबह 5:25 पर ध्वजारोहण के साथ हुई। अपने प्राचीन मंदिरों में 700 साल पुराने बरगद के पेड़ के लिए प्रसिद्ध महबूब नगर जिले को पार करने के लिए यात्रा 14 किलोमीटर पैदल मार्च करेगी। इसके अलावा महान बरगुला रामकृष्ण राव का घर, हैदराबाद के पहले चुने गए सीएम के घर रुकेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के बाद आज तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से फिर से शुरू हुई। अपने कर्नाटक पड़ाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर की सुबह तेलंगाना पहुंची थी। पैदल मार्च के बाद रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों का यात्रा को ब्रेक दिया गया था। मक्तल से यात्रा तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। 4 नवंबर को यात्रा को एक दिन का विराम दिया जाएगा। तेलंगाना पड़ाव में राहुल गांधी बुद्धिजीवियों, विभिन्न समुदायों के नेताओं, राजनेताओं, खेल, व्यवसाय और सिनेमा जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रार्थना सभागारों, मस्जिदों और मंदिरों में भी जाएंगे। 28 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा के 51वें दिन G23 गुट के नेता मनीष तिवारी भी राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करते नजर आएंगे। मनीष तिवारी का यात्रा में शामिल होना बीजेपी के लिए ये साफ संदेश है कि अब कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी अपने मकसद में तेजी से कामयाब हो रहे हैं। जनता का प्यार और समर्थन इस बात की तस्दीक करता है। तो क्या 2024 में बदल जाएगी देश की सियासी सूरत? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर तेलंगाना में राहुल की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी मुसीबत में घिरती जा रही है। टीआरएस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दावा किया है कि उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोप अक्सर ही लगते रहते हैं और बीजेपी की इस आदत के चलते विपक्ष हमलावर भी रहता है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर बीजेपी बार बार ऐसी कोशिशें करती है। जहां पिछले दिनों झारखंड में बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे, तो अब तेलंगाना में टीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, तेलंगाना के मंत्रियों और सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं ने बीजेपी पर उसके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी अपने विधायकों को पैसे और पदों का लालच देकर टीआरएस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरअसल टीआरएस लंबे समय से बीजेपी पर उसके विधायकों को खरीदने का आरोप तो लगा ही रही थी और इसी बीच शहर के बाहरी इलाके अजीज नगर में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 लोगों को 4 विधायकों को पैसे की पेशकश करते हुए हिरासत में लिया। टीआरएस विधायक रेगा कांता राव, गुब्बाला बलाराजू, बीरम हर्षवर्धन रेड्डी और पायलट रोहित रेड्डी ने पुलिस को सतर्क किया था कि उन्हें वफादारी बदलने के लिए लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं टीआरएस ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोग भाजपा नेताओं के करीबी थे। टीआरएस नेता कृष्ण मन्ने ने अपने ट्विटर अकाउंट पर केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, जी किशन रेड्डी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आरोपियों की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने ट्वीट किया, ये केसीआर सरकार के खिलाफ भाजपा के बड़े नेताओं की साजिश है। इतना ही नहीं, टीआरएस ने आरोप लगाया कि मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से भाजपा सस्ते हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि टीआरएस विधायकों ने भाजपा की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि हर बार की तरह एक बार फिर बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन बीजेपी की आदत से सभी वाकिफ हैं। क्या तेलंगाना में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है? क्या बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी जिसे टीआरएस ने फेल कर दिया? टीआरएस अब बीजेपी पर हमलावर है। टीआरएस दावा कर रही है कि उसने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। शिकस्त तो सपा नेता आजम खान को भी मिली है। हेट स्पीच के एक मामले में आजम खान फिर से जेल जा रहे हैं। साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है। देखते हैं ये रिपोर्ट। रामपुर शहर से सपा विधायक आजम खान एक बार फिर जेल की सलाखों में पहुंचते नजर आ रहे हैं। जेल के दरवाजे आजम खान के लिए फिर से खुल गए हैं। अभी तक आजम खान विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में 27 महीने बिता चुके हैं। उन पर 80 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। 20 मई 2022 को जमानत मिली थी, लेकिन वो 27 सप्ताह भी जेल से बाहर नहीं रह पाए और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। सजा के ऐलान के साथ ही अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी संकट में फंस गई है, क्योंकि संवैधानिक नियमों में किसी भी व्यक्ति को अदालत दोषी ठहराते हुए 2 साल से ज्यादा की सजा सुना देता है तो दोषी व्यक्ति जनप्रतिनिधि कानून के तहत अयोग्य करार दे दिया जाता है। ऐसे में आजम की विधानसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया है। अदालत ने आजम खान को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। अगर आजम की सजा पर हाईकोर्ट रोक नहीं लगाता है तो फिर आजम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिस मामले को लेकर कोर्ट ने आजम को सजा सुनाई है वो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त का है। आजम खान रामपुर से सपा की टिकट पर मैदान पर थे। थाना मिल्क क्षेत्र में आयोजित एक रैली में आजम खान ने पीएम मोदी और रामपुर के डीएम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस वीडियो की मॉनिटरिंग के बाद आजम खान पर हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 2019 से ही ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जहां सीजीएम प्रथम निशांत मान की कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी। इससे पहले 21 अक्टूबर को मामले पर फैसला होना था, लेकिन अंतिम सुनवाई पर आजम कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते फैसला नहीं हो पाया। यूपी में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे आजम खान भी कई बार कह चुके हैं कि वो विरोध की राजनीति का शिकार है। इधर सीएम केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की अपील क्या कर दी, तब से देश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी नोटों पर अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग की है। आखिर नोट पर क्यों मचा है बवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। बुधवार को सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से अपील है कि गांधी जी के साथ करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर हो। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण भी दिया और पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहाँ 85% मुस्लिम है और केवल 2% ही हिंदू हैं, लेकिन करेंसी पर श्री गणेश जी की तस्वीर है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि मां लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीरों को नए नोटों पर होना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश संपन्नता और समृद्धि के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से देश समृद्ध होकर आगे बढ़ेगा। इसके बाद से ही उम्मीदवारों की सूची सी जारी हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी छत्रपति शिवाजी की फोटो लगाने का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर 200 रुपए का नोट भी पोस्ट कर दिया और उसे परफेक्ट बताया। अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सुझाव दिया है। उन्होंने पूछा कि नोट पर बाबा साहेब की तस्वीर क्यों नहीं हो सकती।
उन्होंने ट्वीट किया, करेंसी नोट की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो क्यों नहीं हो सकती। एक तरफ महान महात्मा और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर। अहिंसा, संविधानवाद और समतावाद के साथ आने से आधुनिक भारत को जोड़ेगा। कुछ दिनों पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी महात्मा गांधी की फोटो की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर शामिल करने की मांग उठाई थी। पश्चिम बंगाल के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा था, हमें लगता है कि भारत की आजादी के संघर्ष में नेताजी का योगदान महात्मा गांधी से कम नहीं है। भारत के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्मान का सबसे अच्छा तरीका करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर होगी। गांधी जी की तस्वीर को नेताजी के साथ बदल देना चाहिए। इन सब पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अपनी सरकार की खामियों को छुपाने और आम आदमी पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। फिलहाल तो ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है इस लिस्ट में किसका नाम शामिल होता है। वोट के लिए नोट मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिना ऑपरेशन के सिंगापुर से भारत लौट आए हैं, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर गए लालू बिना ऑपरेशन के क्यों लौटे। देखते हैं ये रिपोर्ट। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और इसके ऑपरेशन की सुविधा भारत में न होने के चलते उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर जाना था। सिंगापुर में ही उनकी किडनी का ऑपरेशन भी होना था। लालू यादव चारा मामले में सजा याफ्ता हैं और फिलहाल तो वो जमानत पर बाहर हैं। उनका पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा था, जिसके चलते उन्हें कोर्ट से सिंगापुर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी थी। कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक की परमिशन दी थी। कोर्ट की इजाजत के बाद 12 अक्टूबर को लालू सिंगापुर पहुंचे और 24 अक्टूबर को वो वापस लौट आए। उन्होंने इलाज के लिए परमिशन को आगे बढ़ाने की अर्जी भी नहीं दी, जबकि ऑपरेशन के लिए वो सिंगापुर गए थे, वो भी नहीं हुआ। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे थे, क्या लालू यादव ने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया या उन्हें ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा कि सिंगापुर में आरजेडी प्रमुख की कई जरूरी जांचें हुई हैं, लेकिन छुट्टियां होने के कारण कुछ जरूरी जांच नहीं हो पाई, जिन्हें भारत में ही कराया जा सकता है। ये जांच कराने के बाद लालू फिर सिंगापुर जाएंगे। इसके लिए कोर्ट से फिर से अनुमति मांगी जाएगी। पहले अदालत ने 25 अक्टूबर तक की इजाजत दी थी, लेकिन किडनी के ऑपरेशन में समय लग रहा था, जिस कारण से आरजेडी प्रमुख ने भारत लौटने की इच्छा जताई और बिना ऑपरेशन के लालू भारत लौट आए। लेकिन अब भारत में जरूरी जांच कराने के बाद एक बार फिर कोर्ट से सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरजेडी प्रमुख के ऑपरेशन की तारीख तय हो सकती है। ऑपरेशन के कारण लालू को लंबे समय के लिए सिंगापुर में रहना पड़ सकता है। राजनीति में तिल का ताड़ कैसे बनता है, ये देश के नेता अच्छे से जानते हैं। वैसे लालू फिर सिंगापुर जा सकते हैं, वो भी कोर्ट की इजाजत से। अब बात गुजरात चुनाव की। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर काबिज बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दूसरे सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सियासी दलों ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अब सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में गुजरात में बड़ा मुद्दा क्या है। गुजरात के लोग किस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। क्या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के बल पर जीत पाएगी चुनाव? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 इस बार काफी जोरदार होने वाला है। 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस अपनी चुनावी रैलियों में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रही है। इसके पीछे युवाओं में रोजगार के कम अवसर की वजह से असंतोष होना बताया जा रहा है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में देरी का भी मुद्दा हावी है। वहीं किसानों का मुद्दा भी हावी रहने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मुद्दा हावी रहा है। कृषि कानून के बाद इसमें ज्यादा तेजी आई है। गुजरात चुनाव में इस बार ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा भी हावी रहने का आसार है। इसका असर गुजरात चुनाव में साफ नजर आ रहा है। गुजरात की जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं बीजेपी ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों और किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने विकास कार्यों की गिनती करा रही है। वहीं एम्स और IIT जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को बनाने की बात को भी पार्टी जनता के बीच रख रही है। हाईवे, पुल, अंडरब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे कार्यों का जिक्र कर पार्टी के नेता लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात की सत्ता में बीजेपी का पिछले 24 सालों से कब्जा है। हालांकि इस बार समीकरण बदलने की खबरें सुर्खियों में हैं। इसके पीछे गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री भी एक वजह बताई जा रही है।
दरअसल दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मुख्य मुकाबला अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। कांग्रेस अपनी यात्राओं के जरिए लोगों से संपर्क कर रही है। जल्द ही राहुल गांधी भी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी गुजरात में साफ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पीएम मोदी और अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा क्या इस बार कांग्रेस गुजरात में दिखाती है अपना दम। और बुलेटिन के आखिर में बात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कई सालों से कई विवादों में घिर चुकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ विवाद होते हैं, लेकिन इस बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किसी विवाद से नहीं बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे पायदान पर आई है। यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जलवा बरकरार है। रोजगार, पर्यावरण व सस्टेनेबिलिटी के मामले में दुनिया के शीर्ष संस्थानों में भारत के 15 संस्थानों को जगह मिली है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को भारत की सूची में तीसरा स्थान मिला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में जेएनयू से पहले IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का नाम है। जेएनयू को सस्टेनेबिलिटी में समानता और समावेशिता के अनुरूप रिसर्च आउटपुट के लिए भारत में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे समाज के सभी छात्रों को एक स्तर पर लाया जा सके। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में अमेरिका की 115 यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में अमेरिकी विश्वविद्यालयों का 19.2% हिस्सा है। इस रैंकिंग में अमेरिका की 30 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ब्रिटेन के कुल 67 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अमेरिका और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, टीम एवं जर्मनी इस रैंकिंग में सबसे आगे है। IIT मुंबई ने 281 से 300 रैंक की रेंज में स्थान हासिल किया है, जो भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान रहा है। यानी शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। शीर्ष 300 में अकेला IIT मुंबई का नाम है। इसके बाद IIT दिल्ली का स्थान 321 से 340 रैंक के विश्वविद्यालयों में आया है। जेएनयू तीसरे रैंक पर 361 से 380 है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।